लेट्स टॉक अबाउट इनकम टैक्स टुडे। तो इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। ये तो डायरेक्ट टैक्स है। क्यों डायरेक्ट है? बिकॉज यू डायरेक्टली पे दिस टू गवर्नमेंट, इसलिए इट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। ओके, सो इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स बिकॉज यू पे इट। जो साल जिसको इनकम होता है इंडिया में, जिसका भी इनकम होता है उसको बोलते हैं टैक्स पेयर। टैक्स पेयर। अगर आपका इनकम शुरू हो जाएगा, अभी आप स्टूडेंट हो, तो आपका इनकम कब शुरू होगा? जब आप जॉब पे लग जाओगे तो आपको इनकम शुरू हो जाएगा, तो आप बन जाओगे टैक्स पेयर। अगर टैक्स पेयर गवर्नमेंट को इनकम टैक्स या टैक्स पे करता है तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, बिकॉज यू आर डायरेक्टली पेइंग इट टू द गवर्नमेंट। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। दूसरा, ये इनकम पे डिपेंडेंट है। अगर आपका इनकम है तभी देना पड़ता है, इनकम जीरो है, नो टैक्स, इसीलिए उसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। तो इनकम टैक्स के बारे में देखेंगे। फर्स्ट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये डिपार्टमेंट है जो टैक्स पेयर से टैक्स कलेक्ट करता है। ये आपको ही देना पड़ता है जब आपका इनकम है तो सबसे पहले देखो, इनकम टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट्स थ्रू आउट इंडिया। इंडिया में अगर कोई भी काम करता है और उसका कुछ भी इनकम होता है तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा सबसे पहले। तो अंडर इनकम टैक्स एक्ट, इनकम आर डिवाइडेड इनटू 5 हेड्स। मतलब इनकम कैसे होता है, आप लोगों का इनकम कैसे होता है, उसमें 5 हेड्स है। उसमें से सबसे पहला है इनकम फ्रॉम सैलरी। तो बहुत सारे लोग काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो उनका जो इनकम होता है उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। टीचर, पुलिस, और आप अगर किसी भी कंपनी में काम करने जा रहे हो तो आपको जो सैलरी मिलती है वो आपका हो गया इनकम। और इस इनकम के आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो फर्स्ट हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी। सेकंड, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यानी कभी कभी आप, अगर आपका एक्स्ट्रा हाउस है तो आप रेंट पे देते हो, रेंट। तो ये नॉर्मल रेंट पे देते हो या कारपोरेट रेंट पे होता है, तो रेंट जो है ना आपके लिए इनकम है, तो इस पे भी इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा। नंबर 3, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन, बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसका मतलब जो सारे बिजनेसेस है उसको जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का दूसरा नाम क्या है? प्रॉफिट, गेन भी बोलते हैं इसको, बॉटम लाइन भी बोलते हैं। सारे बिजनेसेस प्रॉफिट के लिए चलते हैं, तो अगर किसी भी बिजनेस को प्रॉफिट होता है तो उस पर आपको इनकम टैक्स देना होता है। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन यानी अगर आपने बहुत सारे असेट्स परचेज किए हैं और उसका अगर प्राइस ऊपर चला गया, बढ़ गया, तो उस पे जो गेन होता है उसको बोलते हैं कैपिटल गेन। फॉर एग्जांपल, अगर आपने शेयर्स परचेज कर दिए, शेयर परचेज किए थे 10,000 के, लेकिन अभी उसका प्राइस हो गया 30,000 रुपीज़, तो 20,000 का आपका कैपिटल गेन हो गया। तो जो शेयर्स या असेट का जो प्राइस बढ़ता है तब उसको बोलते हैं कैपिटल गेन। तो ये भी आपका एक इनकम का जरिया है। मतलब अगर आपका कोई इनकम है, वो थोड़ा पैसा आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया तो उसको अगर प्रॉफिट मिलता है उसको बोलेंगे कैपिटल गेन। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब अदर सोर्सेस का मतलब क्या है? कभी कभी आपको कमीशन मिलता है, कमीशन, काम करने का कमीशन मिलेगा, बैंक से मिलेगा इंटरेस्ट, और केबीसी पता है सबको? केबीसी है, पबजी है, बहुत सारे ऑनलाइन गेम्स है, इसमें भी कभी कभी आपको मिलता है। लॉटरी भी है, लॉटरी देखो, ये भी आपके लिए गेन है। तो ये सारे अदर इनकम है। तो इस चारों या पांच जो रीजन है, इससे अगर आपको इनकम मिलता है तो इस पे जो भी टैक्स होता है वो आपको पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। इसको बोलते हैं इनकम टैक्स। इनकम है तो भरो, इनकम जीरो है तो भरने की जरूरत नहीं है। उसके दो कॉन्सेप्ट है, देर आर टू कॉन्सेप्ट फॉर इनकम टैक्स। एक होता है ए वाई एंड दूसरा होता है एफ वाई। अब ये ए वाई का मतलब है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर। और एफ वाई का मतलब होता है, ये तो आपको पता है ऑलरेडी, इट्स नॉट फर्स्ट ईयर। क्या होता है ये? फाइनेंशियल ईयर। किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर
1 अप्रैल को शुरू होता है और एंड होता है 31 मार्च को। तो ये फाइनेंशियल ईयर है और ये है असेसमेंट ईयर। इनकम टैक्स अगर आपको देना है, अब इस बार इनकम टैक्स रिटर्न भरने की लास्ट डेट थी 31 जुलाई, और अभी 31 दिसंबर एक लास्ट डेट है। अभी भी जो लोगों ने 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है वो भर सकते हैं, लेकिन उनको 1000 रुपीज़ या 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, फाइन देना पड़ता है। तो हर ईयर, एवरी ईयर इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख होती है 31 जुलाई। इसके पहले ही आपको भरना है। नहीं भर दिया तो एक्स्ट्रा पैसा भर के 31 दिसंबर तक आप भर सकते हो। तो देखो, अभी जब आप इनकम टैक्स भर रहे हो ना, ये हमारा जो डेट शुरू, ईयर शुरू है वो है 2023 एंड 24, ये। लेकिन जो इनकम टैक्स आप भरोगे ये कौन से ईयर का होगा? लास्ट ईयर का। लास्ट ईयर में जितना भी आपने कमाया है इनकम, उस पे आपको जीएसटी, ये इनकम टैक्स देना पड़ता है, नॉट जीएसटी। तो हमारा लास्ट ईयर था 2022 एंड 23, ये हमारा लास्ट ईयर था। इस ईयर में अगर आपने कुछ इनकम किया है तो उसका टैक्स आपको इस ईयर में देना है, क्योंकि अभी नया ईयर चल रहा है। तो इसीलिए ये है मेरा फिनेंशियल ईयर और ये है मेरा असेसमेंट ईयर। जिस ईयर में आप भरते हो उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर, जिस ईयर का टैक्स भरते हो उसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। तो दो डिफरेंस इसमें है ऐसे, एवाय एंड फाइनेंशियल ईयर। तो अगर आप देखोगे फाइनेंशियल ईयर अगर 22 और 21 है तो टैक्स होगा, असेसमेंट ईयर होगा नेक्स्ट ईयर 21-22। मतलब लास्ट ईयर का टैक्स इस साल में आप भरते हैं। जो करंट ईयर होता है ना, करंट ईयर, वो होता है असेसमेंट ईयर, दैट्स इट। और करंट ईयर के पिछले वाला जो ईयर होता है उसका टैक्स आप भरते हो इस ईयर में। और यहाँ पे लिखा है पीवाई, देखो पीवाई मतलब प्रीवियस ईयर। फाइनेंशियल ईयर एफवाई और पीआर सेम होते हैं। तो प्रीवियस ईयर देखो, अगर इस अब जो साल चल रहा है वो 23 और 24 है। अब लोग जो अभी इनकम टैक्स भर रहे हैं ना, तो वो है 22 और 23 का। तो इनकम अर्न इन 22 एंड 23 वाज असेस्ड या इज असेस्ड इन 23 और 24। अब नेक्स्ट साल का इनकम टैक्स के लिए, नेक्स्ट साल के इनकम टैक्स के लिए असेसमेंट ईयर क्या होगा? नेक्स्ट ईयर के लिए असेसमेंट ईयर 24-25, राइट। और फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? 23-24। मतलब ये वाला इधर जाता है, देखो ये ऐसे होता है, सिंपल है। तो जिस ईयर में आप टैक्स कैलकुलेट करके पे कर रहे हो ये होता है असेसमेंट ईयर। और जिस ईयर का टैक्स दे रहे हो, क्योंकि आपको इनकम लास्ट ईयर होता है ना, उस पे ये इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है। तो ये लास्ट ईयर यानी प्रीवियस ईयर होता है। प्रीवियस ईयर को ही बोलते हैं आपका एफ वाई, फाइनेंशियल ईयर। और ए वाई मतलब ये होता है। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, इनकम टैक्स के रेट क्या होते हैं? जैसे जीएसटी के रेट होते हैं। क्या क्या जीएसटी के रेट है? 0, 3, 5, 12, 18 एंड 28, ये तो जीएसटी है। इसी तरह इनकम टैक्स का भी रेट होता है। और उसके लिए अगर आप देखोगे, देखो एग्जिस्टिंग रिजाइम स्लैब बोला है इधर, मतलब अब इस साल में क्या होगा, अगले साल में क्या होने वाला है। अभी इंडिया में दो टाइप के टैक्स रेट है, मतलब ओल्ड रिजाइम बोलते हैं उसको, ओल्ड सिस्टम एंड न्यू सिस्टम, ऐसे बोलो। न्यू सिस्टम से अलग है, ओल्ड सिस्टम से अलग है। तो अभी तो ओल्ड सिस्टम से भी आप भर सकते हो। इसमें से देखो इनकम टैक्स का स्लैब इधर आएगा, मतलब आपका इनकम अगर इतने लैक्स है तो आपको इतना भरना पड़ेगा। उसमें भी आपका इनकम, जिसका इनकम हो रहा है उसका एज है ना, अगर वो लेस देन 60 ईयर है, मतलब आप देखो अभी 18 प्लस 18 टू 60 तक आप जॉब करते हो। अगर आपने, अगर अभी आप 20 के होंगे, 21 को अगर आपको जॉब लग गया तो 21 टू 60 तक आप जॉब करते हो। तो ये सारे जो है यंग पर्सन है, उनका एक स्लैब किया है उन्होंने। उसके बाद देखो क्या किया है, जो 60 ईयर्स के आगे है एंड लेस देन 80 ईयर्स है, उनका एक अलग स्लैब बनाया है, क्योंकि उनके लिए कम होता है।
और 80 साल के ऊपर जो लोग हैं उनका भी कुछ इनकम है, तो उनके लिए अलग टैक्स रेट है। तो आप सब लोग यहाँ पे आते हो, राइट हियर विथ मी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इनकम टैक्स स्लैब्स, एज वाइज होता है। और नेक्स्ट देखेंगे, देखो अगर आपका इनकम जीरो है या 2.5 लाख है, इसका मतलब एक साल में अगर आप 2.5 लाख कमाते हो तो इस पे टैक्स कितना है देखो। अगर आप 18 to 16 में हो तो नील है, मतलब जीरो है। अगर आप 60 साल के आगे हो, जीरो है, जीरो है, जीरो। मतलब 2.5 लाख तक अगर आप कमाते हो उस पर कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी जॉब पे लगते हो तो आपका सैलरी समझ लो 10,000 रुपये है। 10,000 रुपये, एक साल का सैलरी कितना हो जाएगा? 1,20,000, राइट। तो देखो इसका लिमिट क्या है, 2.5 लाख। ये कम है या ज़्यादा है? इससे सैलरी आपका कम है तो आपको इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका सैलरी होता है 20,000 रुपीज़ पर ईयर, 12 महीने का, है ना, कितना हो जाएगा? 2,40,000 रुपये। क्या आपको टैक्स देना पड़ेगा क्या अभी? इनकम टैक्स अभी भी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी सैलरी होती है 30,000 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाय 12, इस बार कितना हो जाएगा? 36, 3,60,000 रुपीज़ हो गया। तो अभी ये देखो लिमिट से आगे चला गया, 2.5 लाख से आगे चला गया। अभी आपको इनकम टैक्स पे करना होगा, लेकिन पूरे 3 लाख पे नहीं। आपको क्या करना है, 3,60,000 रुपीज़ है ये, माइनस ये आपका लिमिट कितना है, 2,50,000। तो 2,50,000 आपको इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो हमारे पास कितना रह जाएंगे अभी टोटल अमाउंट? रिमेनिंग अमाउंट कितना है? 1,10,000 रुपये आपके पास रिमेनिंग है। बस इस पे आपको टैक्स देना है, नॉट इस पे। जो रिमेनिंग अमाउंट है होता है उस पे आपको टैक्स देना पड़ता है। तो इसीलिए हमें पहले इनकम टैक्स के रेट देखने हैं। इनकम टैक्स के रेट में देखो, अगर आपका इनकम पूरे साल का इनकम, किसी का भी इनकम जीरो है या 2.5 लैक्स है, यहाँ पे लिखा है लैक्स में, तो जीरो इनकम टैक्स है, तो ये रेट है जीरो, ये समझ लो आप। उसके बाद आगे जाते हैं, अगर 2 लाख के आगे जाता है और 3 लाख तक है इनकम, 3 लाख तक इनकम है, या कभी कभी आगे भी जाता है, 3 lakhs to 5 lakhs इनकम होता है, क्योंकि जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी उसका उतना इनकम बढ़ेगा। अगर 2.5 टू 3.0 है, 3 लाख तक है, तो उस पर 5% रिबेट मिलता है। रिबेट मतलब ये टैक्स आपको वापस मिलेगा। तो इधर भी आपको कुछ टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, ये रिबेट आपको वापस मिलता है, क्योंकि वो प्रोविजन होता है ऐसा। अगर आपकी सैलरी होगी 3 लाख, तो 2.5 लाख माइनस कर दिया, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना है, 50,000, राइट। तो इस 50,000 पे गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगी। वो बोलते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं फैमिली में, किसी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, तो उसका पैसा होता है ना, वो क्या करते हैं, कट कर देते हैं। अब ये 50,000 अगर आप कट करते हो तो ऑटोमेटिकली ये फिर से 2.5 लाख बन जाएगा। तो ये जो कट करते हैं ना, इसको बोलते हैं रिबेट। तो अगर 2.5 टू 3 लाख भी है तो भी आपको यहाँ पे सिर्फ 5% देना पड़ेगा, 5%। अगर आप इसमें हो 18 to 60 में हो तो 5%, 60 के आगे जाते हो तो इसमें नील है, नील है, देने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं, अगर आपका इनकम है 5 लाख to 7.5 लाख, इनकम बढ़ गया देखो, तो कितना परसेंट है टैक्स रेट? 20%। इधर भी 20% है, इधर भी 20% है, इस तरह से। मतलब ये 20% किस पे, समझ लो कि आपका इनकम है 7 या 8 लाख है, 8 लाख पर ईयर, मतलब 60,000 या 70,000 सैलरी है आपकी, तो ये इतना हो जाएगा आपका पूरे साल का। तो आपको करना क्या है, 8 लाख माइनस 2.5 लाख, कितना आएगा, कितना आएगा, 5.5 लाख। अब ये 5.5 लाख पे आपको ये 20% देना है। मतलब देखो आपका इनकम टैक्स का रेट एक 0% है, दूसरा है 5%, तीसरा है 20%। नेक्स्ट देखे तो कितना है,
30%। तो ये इनकम टैक्स के रेट है। अगर 15 लाख से आगे जाता है आपका इनकम, मोर देन 15 लाख, बिजनेसेस का हो सकता है। सैलरी अगर नहीं है तो बिजनेस में आता है ना इनकम बहुत सारा, शेयर्स में दिया कर दिया, एसेट का प्राइस बढ़ दिया, तो 15 लाख से आगे भी इनकम बहुत होता है। अगर 15 लाख से इनकम जाता है आगे, तो आपको 30% इनकम टैक्स पे करना होता है टोटल। इसका मतलब इनकम टैक्स के रेट अभी जो करंट चालू है वो क्या क्या है? 0, 5, 20 एंड 30। इसमें से अगर और कुछ है तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा। ये क्लियर है अभी? ओके। नाउ डिडक्शंस अवेलेबल अंडर इनकम टैक्स। मतलब अभी अभी मैंने क्या बोला था? अगर आपका इनकम है 2.5 लाख इनकम है, तो आपको कितना देना पड़ता है टैक्स? 0। लेकिन कभी कभी आपका इनकम ऐसे हो सकता है 2.8 लाख हो सकता है, 30,000 ज़्यादा हो गया, तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, ये ऊपर के तो 30,000 है ना, ये भी कट कर देंगे, उसको बोलते हैं डिडक्शन। उस पे भी आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके रीज़न होते हैं। डिडक्शन का मतलब कभी कभी आपका जो इनकम है ये इस लिमिट से आगे चला गया, और फिर भी जितना आगे चला गया है ये इनकम पे आपको इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको बोलते हैं डिडक्शंस। अब डिडक्शन में पहले क्या आता है देखो, क्यों डिडक्ट हो सकता है पैसा आपका, मतलब आप अपना इनकम टैक्स बचा सकते हो। अगर आपका इनकम आगे भी चला गया तो यू कैन सेव योर इनकम टैक्स। फर्स्ट देखो, सेक्शन बोलते हैं, इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन है 80C बोलते हैं उसको। अगर आपने LIC में इन्वेस्ट किया है, बहुत सारे लोगों का LIC में इन्वेस्टमेंट होता है, आप लेते हो ना ये LIC का क्या बोलते हो, इंश्योरेंस। देखो, सुकन्या समृद्धि योजना अभी नई गवर्नमेंट की आई है, इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल प्लान। तो अगर ऐसे कोई स्कीम्स है और आपने उसमें अगर पैसा इन्वेस्ट किया है, तो अगर उसमें 1.5 लाख रुपए आपने इन्वेस्टमेंट किए तो इस पे आप कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब अगर आपका इनकम इतना है, देखो 2.5 लाख प्लस ये 1.5 लाख, टोटल कितना हो गया? 4 लाख। मतलब अगर आपकी सैलरी 4 लाख है तो आपको इनकम टैक्स कितना देना पड़ेगा? 0। नो इनकम टैक्स, क्योंकि 2.5 लाख तो ऐसे ही चला जाएगा, और 1.5 लाख आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया है पैसा। तो गवर्नमेंट बोलता है अगर आपने ये ऐसा इन्वेस्ट किया है तो आपको उस पर टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। इसको बोलते हैं 80C। दूसरा है 80CCC, यानी उन्होंने नाम दिया है बस, इन्वेस्टमेंट इन पेंशन फंड। अब देखो, अगर आप कोई भी जॉब पे लगता है तो पहले पहले के लोगों को पेंशन मिलता था, आपको या मुझे अभी पेंशन नहीं मिलेगा। तो पेंशन नहीं मिलता है तो आप क्या कर सकते हो, अपना जो पैसा है अभी सैलरी से मिल रहा है ना, वो थोड़ा सेव करके गवर्नमेंट के पेंशन के फंड है, जैसे बोलते हैं प्रोविडेंट फंड, उसमें अगर आप पैसा भरते हो इतना, तो उस पे भी आपको टैक्स कट होता है ऑटोमेटिक, मतलब टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। और 80CCD ये है सेक्शन, इस सेक्शन के अंडर आप टैक्स कम भर सकते हो। अटल पेंशन योजना, नेशनल पेंशन स्कीम, ये भी है। अगर इसमें आप पैसा इन्वेस्ट करते हो इतना, तो भी आपको ये 1.5 लाख रुपए माइनस कर सकते हो, जो भी आपका इनकम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका इनकम हो गया 5 लाख रुपए, उसमें से 2.5 लाख रुपए ऐसे ही कट हो जाएंगे क्योंकि उस पर कोई टैक्स नहीं है। ऊपर अगर आपने इन तीनों में कहीं ना कहीं 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया है, तो ये भी कट हो जाएगा, इस पे भी कोई टैक्स नहीं है। तो कितना हो गया? 4 लाख रुपीज। इस पे कुछ टैक्स नहीं है। रिमेनिंग जो 1 लाख है, इस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आ गया अभी? तो डिडक्शन का मतलब है गवर्नमेंट ने हर एक आदमी को अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका पैसा या उस पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं ये डिडक्शंस। तो डिडक्शन में फर्स्ट सेक्शन है 80C, उसके बाद 80CCC एंड 80CCD, ऐसे 3 ऑप्शन है। और भी बहुत सारे हैं, ये देखो 80CCD है, 80D है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस निकाला है कि आपके फैमिली के लिए, और उसका देखो 25,000 रुपीज़ ये कट होता है पैसा, मतलब आपके इनकम से ये सारा पैसा आप कट कर सकते हो। अगर एक्स्ट्रा इनकम बचता है तभी आपको टैक्स देना है। इसको बोलते हैं डिडक्शन। बहुत सारे डिडक्शन के सेक्शंस है, वो आप बाद में देख सकते हो इस तरह से।
तो डिडक्शन का मतलब आपका इनकम ज़्यादा है, लेकिन ये सारे अमाउंट कट करने के बाद जो भी इनकम बचता है, अगर वो ज़्यादा है तभी इनकम टैक्स दो, अदरवाइज देने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया? चलो, इसको बोलते हैं डिडक्शंस। उसके बाद अगर आपको इनकम टैक्स भरना है तो सबसे पहले आपके पास पैन कार्ड होना ज़रूरी है। देखो, तो पैन कार्ड के लिए पैन कार्ड पे होता क्या है, आपका नाम होता है, पैन कार्ड का नंबर होता है एंड डेट होता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया होता है, जिसमें पैन कार्ड में आपके टोटल 10 डिजिट्स होते हैं, 10 डिजिट्स। अब ये डिजिट्स कौन कौन से होते हैं, अगर आप देखते हो तो देखो ऐसे, फॉर एग्जाम्पल ABCDP, ये लिखा है ना। इंडिविजुअल पर्सन के लिए, अगर आप एक पर्सन हो तो आपको इस तरह से पैन कार्ड नंबर मिलेगा जो इस पे होता है, और इसके बीच में ये जो पी है ना, इसका मतलब आप पर्सन हो, पर्सन। अगर बड़ी फैमिली है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो उसके अंडर होता है HUF, एच, ये HUF होता है। अगर कोई कंपनी है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी या पार्टनरशिप फर्म है, तो इसको आता है एफ। ऐसे अगर उस कंपनी का पैन कार्ड है तो, जैसे इंडिविजुअल का पैन कार्ड होता है उसे कंपनी का भी होता है। बड़ी कंपनी है तो उसके पैन कार्ड के नंबर में यहाँ पे सी आता है। इसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, ए है। उसके बाद बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब ये जो क्या बोलते हैं उसको, कामगार यूनियन वगैरह होता है ना, ये इसको बोलते हैं यूनियन। लोकल अथॉरिटी यानी PMC, पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट के जो बॉडी होते हैं ना, वो वहाँ पे आता है बी। ऐसे लोकल अथॉरिटी का एल आता है, ये देखो लोकल अथॉरिटी एल। गवर्नमेंट का अगर कुछ ऑफिस है तो वो जी आता है। और ये AJP, आई नीड टू चेक ये क्या है, जे। लेकिन सबसे ज़्यादा तो यही होता है। अगर आपने आपका पैन कार्ड नंबर निकाल दिया तो उसके बीच में ये पी आएगा। पी का मतलब होता है पर्सन। तो इस पैन कार्ड नंबर यूज करके आप इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट पे, वेबसाइट पे जाते हो, वहाँ पे आप अपना इनकम टैक्स फाइल कर सकते हो। कभी कभी आपका इनकम टैक्स कम है, फिर भी आपकी कंपनी वो इनकम टैक्स का पैसा कट करती है और गवर्नमेंट को भेजती है। अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न, यानी रिपोर्ट बोलते हैं इसको, इसको रिपोर्ट बोलेंगे या रिटर्न बोलेंगे, अगर ये गवर्नमेंट को भेजते हो 31 जुलाई तक, तो गवर्नमेंट क्या करता है, आपका जो टैक्स आपके कंपनी ने कट कर दिया था वो आपको वापस भेज देता है, अगर आपने ये रिपोर्ट भर दिया तो। अदरवाइज नहीं मिलेगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो आपका लास्ट ईयर का जो भी इनकम है, सपोज 4 लाख रुपीज़ है, और कंपनी ने आपके सैलरी से पैसा काटा है, वो सारा पैसा आपको वापस मिलेगा अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो तो, अदरवाइज नहीं मिलता है। तो इनकम टैक्स रिटर्न भरना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए सबसे पहले पैन कार्ड होना ज़रूरी है। तो यू हैव पैन कार्ड ना हो, अगर नहीं है तो आपको जॉब ज्वाइन करने से पहले पैन कार्ड को अप्लाई करना होगा, क्योंकि जब आप जॉब को ज्वाइन करोगे एक्चुअल कंपनी में तो वहाँ पे पूछते हैं आधार कार्ड और पैन कार्ड कंपलसरी है, क्योंकि पैन कार्ड है तभी तो वो कंपनी आपको वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में ले सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है पैन कार्ड है तो उनको सैलरी पे करना है, अदरवाइज नो। क्योंकि इससे गवर्नमेंट को भी पता चलेगा कि आपके इनकम कितना होता है, एंड दैट्स व्हाई यू कैन पे इनकम टैक्स टू देम। ये पैन कार्ड का इंफॉर्मेशन हो गया। अब TDS क्या होता है देखेंगे। TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड इनकम टैक्स ये सेम ही है, सिर्फ उसको बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। क्यों बोलते हैं देख, तो उसके लिए देखो, अगर आपकी सैलरी है 3 लाख रुपीज, तो आपको कितना GST इनकम टैक्स देना पड़ेगा इस पे, 3 लाख पे? जीरो, कुछ भी ये इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है। सपोज आप इन्फोसिस कंपनी में काम करते हो, किसी भी कंपनी का नाम है ना, तो आप इस कंपनी में काम करते हो, ये कंपनी आपको सैलरी देती है। तो अभी पहले हमने क्या देखा था, इनकम टैक्स सैलरी पे लगता है ना, फर्स्ट हेड था। तो सपोज आपको पता ही नहीं है कि ये इनकम टैक्स भरना है, तो आप इनकम टैक्स का रिपोर्ट गवर्नमेंट को देते ही नहीं हो। अगर आप नहीं दिया तो इस आपका जो भी इनकम हो रहा है, इसका जो इनकम टैक्स है वो स्किप हो जाएगा, गवर्नमेंट को मिलेगा ही नहीं। तो अब गवर्नमेंट ने क्या बोला, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ये पता नहीं है कि ये भरना है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट बोलता है कि
ये कंपनी का रजिस्ट्रेशन कौन देता है? गवर्नमेंट। कंपनी बोलती है इन्फोसिस कंपनी को कि आपके यहाँ जो भी पर्सन्स काम कर रहे हैं, ये देखो, इन्फोसिस कंपनी आपको सैलरी देती है, मतलब ये आपका इनकम हो गया ना, इनकम। आपके लिए इन्फोसिस कंपनी जो पैसा दे रही है इनकम है, और इस इनकम पे टैक्स देना पड़ता है जिसको बोलते हैं हम इनकम टैक्स। और ये इनकम टैक्स आपको डायरेक्टली गवर्नमेंट को देना है। मतलब आपका इनकम हो गया, तो इस पे जो भी टैक्स बनता है वो आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं कि इनकम टैक्स रिटर्न भरना है, तो बहुत सारे लोग भरते ही नहीं है, तो गवर्नमेंट का पैसा देखो उनको मिल ही नहीं रहा है। तो गवर्नमेंट बोलता है इन्फोसिस को, आप जब इनको सैलरी दोगे इधर ना, उस सैलरी से इनकम टैक्स जितना भी होता है वो कट कर लो, वो हमें डायरेक्टली दे दो इधर। मतलब पर्सन ने अगर नहीं दिया तो कंपनी क्या करती है, आपके सैलरी से पैसा कट करेगी और गवर्नमेंट को देगी। इसकी वजह से क्या हुआ, आपका टैक्स गवर्नमेंट तक पहुंच गया, आपको भरने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पहुंच जाता है। और देखो ये आपका इनकम है, तो आपके इनकम से डिडक्ट करके, डिडक्ट का मतलब क्या है, कट करना, इनकम से डिडक्ट करके टैक्स क्या करते हैं, वो टैक्स कट करते हैं। इसीलिए टीडीएस को बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब सोर्स का मतलब क्या है, ये जो इन्फोसिस कंपनी है, आपके इनकम का सोर्स कौन है? इन्फोसिस कंपनी है ना, यहाँ से आ रहा है आपका इनकम। तो गवर्नमेंट बोलता है ये तो आपका सोर्स है ना, यहाँ से पैसे कट करके डायरेक्ट इधर जाएंगे, और इसीलिए उसको बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो इन्फोसिस कंपनी आपके सैलरी में से टैक्स कट करके डायरेक्टली गवर्नमेंट को देगी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनकम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो कभी कभी ऐसा होता है, टीडीएस का मतलब समझ में आ गया अभी, व्हाट इज टीडीएस? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो यहाँ पे कंपनी है जो आपके लिए इनकम का सोर्स है, आप इंडिविजुअल हो, ये होगी सोर्स ऑफ इनकम। एक्चुअली क्या होता है, आपने गवर्नमेंट को डायरेक्टली टैक्स पे करना होता है, बट कभी कभी हो नहीं पाता। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, ये आपके इनकम का सोर्स है ना, इधर से पैसा पहले कट करके फिर उसको सैलरी दे दो। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो आपके कंपनी का सोर्स, आपके सैलरी का सोर्स है कंपनी, वो कंपनी क्या करेगी, टैक्स कट करके गवर्नमेंट को भेज देगी। अब सपोज आपकी सैलरी है 2.5 लाख रुपए पूरे साल की, 2.5 लाख रुपए। क्या आपको टैक्स देना पड़ता है? क्या एक्चुअली डायरेक्टली आप पे कर पाओगे? कितना पैसा देना पड़ेगा अगर 2.5 लाख सैलरी है तो टैक्स का? अगर 2.5 लाख इनकम है तो जीरो, है ना, आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है डायरेक्टली। लेकिन फिर भी आपकी कंपनी, अगर आपकी सैलरी है 25,000 रुपीज पर मंथ, इसमें से 10% मतलब 2,500 रुपीज कट करेगी, और ये पैसा गवर्नमेंट को भेज देगी, क्योंकि वो रूल है, वो देना ही पड़ता है। तो 2,500 गवर्नमेंट को देगी। वैसे आप एलिजिबल नहीं हो, मतलब ये टैक्स अगर नहीं दिया चलता है, फिर भी कंपनी क्या करेगी, आपका टैक्स टीडीएस कट करेगी और गवर्नमेंट को देगी। तो आपका कितना टैक्स चला गया, 2,500 मल्टीप्लाइड बाय 12, कितना हो गया? हो गया ना 30,000 रुपीज। देखो ये 30,000 रुपीज आपके सैलरी से कट होके गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी चले गए हैं। लेकिन आपने अगर चेक किया बाद में, तो मेरा इनकम इतना है, 0% लगता है मुझे, फिर भी कंपनी ने कट कर दिया है। तो अभी इस मामले में आप क्या कर सकते हो, आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न है ITR, जो 31 जुलाई को आपको भरना होता है, गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जाना है, आपका पैन कार्ड नंबर डाल दो, वहां पे लिखो मेरा इनकम टोटल इतना है, और ये सबमिट कर दो गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट क्या करेगा, ये आपका जो पैसा कंपनी ने कट किया था, ये आपको डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में वापस भेजेगा। जो भी पैसा कंपनी ने कट किया था, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, वो सब पैसा आपको वापस मिल जाएगा, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो तो। अगर नहीं भरोगे तो वो पैसा चला गया।
इसलिए इनकम टैक्स भरना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इनकम टैक्स रिटर्न भरना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको अभी इसका कनेक्शन क्या है हमारे सरगम ट्रेडिंग कंपनी से? तो ये एक कंपनी है, और ये कंपनी जिसको जिसको सैलरी देती है, जिसको कोई पैसा देती है, तो उन लोगों के लिए ये कंपनी क्या हो गई? सोर्स बन गई ना, सोर्स ऑफ इनकम। अब अगर मैं देखता हूँ सरगम ट्रेडिंग कंपनी को, ये एक कंपनी है, ये किसको किसको पैसा देगी? एक तो एम्प्लॉय को पैसा देगी एज अ सैलरी। दूसरा, मिस्टर शरद या कोई भी होगा, अगर वो प्रोफेशनल सर्विस देता है कि इस कंपनी को, कोई भी पर्सन है, ABC, वो इस कंपनी को कुछ काम करके देता है, मतलब इस कंपनी का अकाउंटिंग करके देता है, इस कंपनी को टेक्निकल सर्विस देता है, तो ये कंपनी देखो ये पर्सन को पैसा देगी। तो ये कंपनी का जो भी पैसा है इनको दे रहे, तो ये इनकम हो गया किसके लिए? इनके लिए इनकम हो गया ना। तो अगर ये इनके लिए इनकम है, तो इस इनकम पे इनकम टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, जो इनका काम है एक्चुअली। लेकिन अगर वो इन्होंने नहीं दिया तो गवर्नमेंट को पैसा नहीं मिलता है, तो गवर्नमेंट क्या बोलता है? आप इनको पेमेंट कर रहे हो ना, इनका जो भी पेमेंट है, जितना पैसा है, उससे थोड़ा पैसा कट करके डायरेक्ट मुझे भेज दो, और इसको बोलो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो इनको क्या करना है बाद में? सिर्फ गवर्नमेंट को बताना है कि मेरा पैसा जो भी टैक्स का था सरगम ट्रेडिंग कंपनी ने कट कर दिया ऑलरेडी। तो ये समझ में कैसे आएगा? तो ये सरगम कंपनी क्या करती है? पैसा कट करती है, गवर्नमेंट को भेज देती है, और इसका एक फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं 16, फॉर्म 16A, या दूसरा फॉर्म होता है फॉर्म 26A। ये फॉर्म सरगम कंपनी इन लोगों को भेज देती है, आपको भी भेज देगी, जिसमें लिखा होता है ये पैन कार्ड नंबर है, आपका इतना टैक्स मैंने कट किया है, वो जो गवर्नमेंट को भेज दिया है। आपका क्या काम है? ये जो 26A या 16 ये का एक PDF होता है, वो PDF लेके इनकम टैक्स के वेबसाइट पे जाओ, वो अपलोड कर दो वहाँ पे। गवर्नमेंट को समझ में आता है कि ये इनका पैसा है, और वो आपको वो वापस देंगे पैसा, जो भी पैसा आता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आ रहा है? तो अभी हमारी जो कंपनी है इधर देखो, यहाँ पे हम ये ना मिस्टर सुधीर, जिसको हम प्रोफेशनल फीस पे कर रहे हैं 20,000 रुपीज, इसको दे रहे हैं ना इधर, क्योंकि वो सर्विस दे रहा है। नंबर 2, टेक्निकल फीस मिस्टर संजय, उसको 22,000 रुपीज पे करने वाले हैं। और कमीशन मिस्टर रघु को 9,200 पे करने वाले हैं, हम उनको पे करेंगे। इसका मतलब इनके लिए ये हो गया इनकम, और इस इनकम पे हमें TDS कट करना होगा, वो TDS कट करके गवर्नमेंट को भेज देंगे। अब सपोज ये मिस्टर सुधीर का 20,000 रुपीज है, उसको पेमेंट इतना करना है 20,000 रुपीज। गवर्नमेंट बोलता है इसका TDS 10% से कट करो, इसका एक रेट फिक्स होता है, आप देखोगे बाद में। आप समझते हैं कि इसका 10% TDS आपको कट करना है, तो कितना होगा 10%? 20,000 पे 10%, 2,000 रुपीज कट करेंगे, जिसको हम बोलेंगे TDS। अब जब आप इसको पैसा दोगे मिस्टर सुधीर को, कितना पैसा देने वाले हो एक्चुअल में? एक्चुअल पैसा कितना पेमेंट करोगे उसको? 18,000। 20,000 देना था उसकी सर्विस, उसने बिल दे दिया 20,000 का, TDS कट कर दिया 2,000, उसको एक्चुअल में 18,000 दे दो। ऊपर का जो 2,000 है ना, ये गवर्नमेंट को भेजो, और इसको बोलो कि मैंने आपका TDS भर दिया है, ये इसका फॉर्म है, फॉर्म, बस यही काम करना है। तो आगे से किसी भी असाइनमेंट में अगर ऐसा लिखा हुआ है कि TDS कट कर दो, देखो प्रोफेशनल फीस का TDS कट करना होगा, टेक्निकल फीस का TDS कट करना होगा, और कमीशन का भी कट करना होगा। तो जो बोला गया है ना, बस उनका ही TDS कट करना होगा आपको। अब ये TDS कट करने के लिए क्यों करते हैं, देखें, इसके रेट्स भी होते हैं, TDS कैसे हम कट करेंगे, इनके रेट के लिए आगे जाते हैं। चलो, तो TDS के रेट, तो सबसे पहले जब आपको TDS कट करना है, क्यों करना है, उसका रीजन होना चाहिए। इसके भी कुछ सेक्शंस है। सेक्शन 194 इंटरेस्ट इनकम। अगर आपने बैंक में पैसा रखा है, बैंक में, तो बैंक क्या करेगा? बैंक आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम हो गया। बैंक क्या करता है?
उस पे टीडीएस कट करता है, रिमेनिंग पैसा आपको टीडीएस वाला पैसा गवर्नमेंट को भेजता है। उसके लिए ये सेक्शन है 194A। तो इनकम टैक्स का जो एक्ट है उसमें लिखा है क्यों पैसा कट करना है। देखो सेक्शन है 194B। कब? विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम्स और गेम्स ऑफ अदर टाइप्स। मतलब अगर आप जाते हो केबीसी में और वहां पे आपको 1 करोड़ मिल जाते हैं तो उसका टीडीएस कट करेंगे वो। उसके लिए वो 194B सेक्शन लगाएंगे। जब आप उनको पे करेंगे ना, आपको वो लिखते हैं सेक्शन 194B की तहत से इतना, इस पे से 30 लाख रुपए कट हो जाएगा। 30 लाख रुपए कट होगा, वो गवर्नमेंट को जाएगा और रिमेनिंग 70 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। तो उसके लिए हर एक टीडीएस कट करने के लिए कोई ऑप्शन होता है, उसको बोलते हैं सेक्शन। तो हमें देखो, हमारा जो अभी प्रोफेशनल फीस है, टेक्निकल फीस है और कमीशन, इसके लिए कौन सा सेक्शन है वो देखेंगे। हर एक टीडीएस कट करने के लिए सेक्शन होता है, उसके लिए सेक्शन देखेंगे आगे। आगे चलते हैं, देखो पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, इंश्योरेंस। ये देखो कमीशन का कौन सा सेक्शन है, कमीशन 194H। कमीशन या ब्रोकरेज अगर देते हो तो आपको कट करना होगा पैसा। तो अभी अगर हम देखेंगे इधर, ये है ना कमीशन, किसको दे रहे हो आप कमीशन को? मिस्टर रघु को। इसका जो आप टीडीएस कट करने वाले हो अंडर सेक्शन 194H, ऐसे होता है। आगे देखते हैं, रेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी, लैंड और बिल्डिंग का अगर रेंट किसी से हम लेते या किसी को देते, उसके लिए सेक्शन है 194I। तो अगर हम सरगम ट्रेडिंग कंपनी ने किसी से प्लांट या मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग अगर रेंट पे लिया है और जब हम उनको ये पे करेंगे रेंट, उसका टीडीएस कट होगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 194I। तो सबके लिए सेक्शन होती है इस तरह से। आगे चलते हैं, पेमेंट ट्रांसफर टू इमूवेबल, ये वाला ठीक है। और ये देखो सेक्शन 194J, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्या लिखा है? फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज। इसका जो सेक्शन है टीडीएस कट करने का 194J है। इसका मतलब ये जो है ना, कौन है ये? प्रोफेशनल फीस का मिस्टर सुधीर का पैसा कट होने वाला है टीडीएस का, उसके लिए सेक्शन कौन सा होगा? 194J। तो हर एक सर्विस के लिए यहाँ पे और क्या लिखा है? फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज भी लिखा है ना। अगर ऐसा आपके कंपनी को कोई अगर प्रोफेशनल सर्विस देता है, फॉर एग्जांपल ऑडिटिंग सर्विस, फॉर एग्जांपल जीएसटी रिटर्न भरना है, जैसे मैं ट्रेनिंग देता हूँ, अगर मैं किसी कंपनी में ट्रेनिंग के लिए जाऊँगा, जब वो मुझे पेमेंट करेंगे तो उसमें से वो टीडीएस कट करेंगे। वहाँ पे लिखेंगे अंडर सेक्शन 194J आपका इतना टीडीएस कट हो रहा है। वो पैसा कट करके रिमेनिंग पैसा वो मुझे देंगे, और जो कट किया हुआ पैसा कहाँ देंगे? वो गवर्नमेंट को भेज देंगे। वो अंडर सेक्शन, हर एक पैसा कट करने के लिए जो प्रोविजन होता है उसको बोलते हैं सेक्शन। तो आपको अभी ये ध्यान रखना है 194H, उसके बाद 194J। इस तरह से टीडीएस कट करने के लिए आपके इनकम पे टीडीएस कट करने के लिए जो सेक्शन होते हैं, तो ये है 194J। आगे चलते हैं। तो अगर टीडीएस का रेट मतलब कितने परसेंट से कट करेंगे? अगर मेरा 20,000 रुपीज़ पर आवर होता है चार्ज, अगर मैं किसी कंपनी में जाता हूँ, 1 आवर का 20,000 अगर मैं चार्ज करता हूँ, तो उस पर कितना टैक्स कट करेंगे? वो डिपेंड है सेक्शन कौन सा है उस पर। तो देखो यहाँ पे अगर सेक्शन 194A है इंटरेस्ट इनकम, तो उसका कितना है? देखो 7.5%। अगर आपने किसी भी बैंक में, देखो डिपॉजिट विद बैंक, डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, फिक्स्ड ऑफिस, यहाँ पे अगर आपने पैसा रखा है और उसका इंटरेस्ट आपको मिलता है 10,000 रुपीज़, उस पर 7.5% से टैक्स कट होगा। कितना होगा 7.5% से? 1% मतलब कितना होगा? 100। 1%, 7.5% मतलब ये हो जाएगा अराउंड 800 रुपीज़ हो जाएगा। इस पे टैक्स कट हो जाएगा। तो अगर सेक्शन 194J है, ए है, तो 7.5% उसका टीडीएस का रेट है। आपको ये मालूम होना चाहिए। आगे चलते हैं मेन।
194 बी बाद में देख लो। अभी हम अब जो रिलेवेंट है वो देखते हैं। देखो कमीशन और ब्रोकरेज क्या है, सेक्शन 194 एच, कमीशन, और ये क्या है 3.75%। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे कट करने वाला हूँ पैसा, कमीशन किसका है, मिस्टर रघु का, उसका अमाउंट कितना है 9,200 रुपीज। इस पे मुझे टीडीएस कितना कट करना होगा, कितने परसेंट से, टीडीएस कितने परसेंट से कट करना होगा। सेक्शन 194 एच कमीशन और ब्रोकरेज के लिए कितना है 3.75। तो मतलब जब मैं मिस्टर रघु रघु का पैसा कट करूंगा, डिडक्ट करूंगा, उस पे कैलकुलेट करना है 3.75% से। आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये 194 जे, अगर रेंट पे कुछ लिया है हमने तो उसके लिए देखो 1.5%, 7.5% है। आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सेक्शन 194 जी प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए ये क्या लिखा है 7.5% रेट है। इसका मतलब प्रोफेशनल सर्विसेज हम कहाँ से ले रहे हैं, इधर मिस्टर सुधीर से ले रहे हैं ना। तो मिस्टर सुधीर का पैसा जो है 20,000 रुपीज, इसमें से आपको टीडीएस कट करना होगा कितने परसेंट से, 7.5% का टीडीएस होगा। तो हर एक सर्विस के लिए अलग अलग टैक्स रेट होता है टीडीएस का, जो सेक्शन के तहत यहाँ पे लिखा होता है। और ये क्या लिखा है फिर 30,000, ये होता है लिमिट। अगर प्रोफेशनल सर्विस का पैसा इससे आगे जाता है तभी कट करना है, इससे आगे अगर नहीं जाता तो आपको टीडीएस कट करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो दिया है ना ये लिमिट होता है। अगर यहाँ पे कमीशन लिखा है, अगर कमीशन 15,000 से कम है तो कट मत करो, टीडीएस कट करने की जरूरत नहीं है। अगर जो भी कमीशन आप दे रहे हो अगर वो 15,000 से ज्यादा है तो उसका टीडीएस इतना कट करो। तो ये होता है एग्जेम्प्ट लिमिट होता है ये। समझ में आ गया। मिडल में क्या लिखा है, इसके अगर अगर जाता है आगे तो इतने परसेंट से आपको टीडीएस कट करना होगा। चलो तो ये टीडीएस रेट्स थे इन दिस वे। गिव मी सेकेंड। कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स और टीडीएस को कैलकुलेशन करेंगे, मतलब इनकम पे डिपेंड है। देखो अगर आपका इनकम है 2.5 लाख पर ईयर, कितना होगा जी इनकम टैक्स, कितना परसेंट, 0%। अगर आपका इनकम ये इनकम है 3 लाख पर ईयर तो फिर भी 0% ही होगा। तो ये कैसे होता है ये देखेंगे, कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसमें से। देखो क्रॉस टोटल इनकम लिखा है यहाँ पे, केस वन आपका इनकम इतना है, केस टू में आपका इनकम इतना है, और केस टू। अब इनकम कौन कहाँ कहाँ से आता है, नॉट ओनली सैलरी, आपका सैलरी भी आ सकता है, रेंट मिल सकता है, कैपिटल गेन हो रहा है। देखो 5 हेड हमने देखे थे ना, उसमें से सब जगह से इनकम आता है। वो सारा इनकम ऐड करने के बाद अगर आपका इनकम इतना होता है तो इस पे आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा वो देखेंगे। तो केस वन में 3,20,000 पर इनकम है, सब जगह से मिलके इतना पैसा आपका आ रहा है। केस टू में 6,50,000, केस थ्री में 7 लाख रुपीज इनकम है। इसमें से क्या होता है देखो, लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 4 सबके लिए केस वन में 20,000 रुपीज ऐसे ही कट हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली कट होते हैं। तो अगर यहाँ से कट होंगे 20,000 रुपीज तो एक्चुअल इनकम कितना हो गया 3 लाख रुपीज, है ना। 3,20,000 से ये कट हो जाएंगे। इधर केस टू में डिडक्शन है 2 लाख और यहाँ पे डिडक्शन है 1.5 लाख। तो ये डिडक्ट हो जाएगा, इतना इनकम आपका कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस। अब आपका नेट टोटल इनकम देखो, अगर 3 लाख है तो 0 टैक्स देने की जरूरत है, इधर भी नील और इधर भी। मतलब ये किस पे, पहले 2.5 लाख पे आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है। 2.5 लाख छोड़ के अगर कुछ रिमेनिंग है तो फर्स्ट स्लॉट कौन सा है, 5% वाला, वो पहला लगेगा इस तरह से। तो अगर आपका इनकम 3 लाख और 2.5 लाख के बीच में है तो ये इतना टैक्स जाएगा आपको केस वन में।
केस 2 में देखते हैं आपका इनकम ज़्यादा हो रहा है, देखो ये 6 लाख है ना, तो ये 4 लाख के आगे जा रहा है, इसीलिए आपको इतना इनकम टैक्स देना पड़ेगा 10,000। और थर्ड केस में देना पड़ेगा आपको 20,000 रुपीज़। मतलब डिपेंडिंग ऑन योर इनकम आपका टैक्स इतना हो रहा है। फर्स्ट केस में 2,500, सेकेंड केस में 10,000 एंड 20,000, इस तरह से। तो इस तरह से टैक्स इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है। फर्स्ट केस में देखो, ये जो 2,500 है, टैक्स हो रहा है लेकिन पे करने की वैसे भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वापस मिलता है ये। तो फर्स्ट केस में आपको जीरो, सेकेंड केस में भी जीरो मिल रहा है, ये पैसा वापस मिलेगा, और थर्ड केस में लेकिन 20,000 आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अब एक्चुअल कैलकुलेशन कैसे होता है ये बाद में आपको इन डिटेल में समझ में आएगा, लेकिन ये 3 केसेस ऐसे होते हैं कैलकुलेशन करने में। तो कैलकुलेशन करते वक्त पहले ग्रॉस इनकम कितना है देखो, उसके बाद डिडक्शन, पहले वाला ये जो है ना 20,000 डिडक्शन, ये तो आता ही है। उसके बाद अगर आपने इन्वेस्ट किया है क्या कहीं पे, उसका पैसा कम हो जाएगा। अगर आपने इंश्योरेंस लिया है उसका पैसा कम हो जाएगा। तो मैंने जो डिडक्शन के ये जो हमने देखे थे लास्ट टाइम, डिडक्शन, वेयर कैन आई गेट इट, ये देखो ये है ना इनकम टैक्स रेट, ये सारे डिडक्शन है इधर। जो भी इनकम होता है, अगर आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया है, अटल पेंशन योजना में इन्वेस्ट किया है, तो ये सारे जो पैसे हैं ना, ये माइनस 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 करते जाओ, और रिमेनिंग अगर कुछ रहता है तभी आपको उस पर टैक्स देना पड़ता है। तो चलो आगे चलते हैं अभी। तो ये है टीडीएस के रेट देख लिए, उसके सेक्शंस भी समझ लिए, और ये इनकम टैक्स इस तरह से कैलकुलेट होता है। अब मीनिंग एंड कैलकुलेशन ऑफ एडवांस टैक्स। कभी कभी आपको एडवांस में टैक्स पे करने की जरूरत होती है। ये कभी होता है देखो, ए वाई में, हमारा ए वाई मतलब असेसमेंट ईयर, एफ वाई मतलब फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर। तो पहले आपका इनकम होता है, बाद में आप टैक्स पे करते हो। लेकिन कभी कभी कुछ लोगों को एडवांस में टैक्स भरने की ज़रूरत होती है। कौन किसको? सबसे पहले अगर द टोटल कंप्यूटेड टैक्स ऑफ द ईयर इज मोर देन 10,000, टैक्स अगर मोर देन 10,000 होता है, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट, अगर बैंक से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है आपको, जो 10,000 से ज़्यादा है, तो आपको एडवांस टैक्स भरने की ज़रूरत होती है। तो अब ये कब भरना पड़ता है? तो उसके लिए भी ये देखो, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब भरना है? 15 जून को, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 15 सितंबर, थर्ड इंस्टॉलमेंट एंड फोर्थ इंस्टॉलमेंट। अगर टैक्स ज़्यादा है तो ये करना पड़ता है। ये सिर्फ अभी आप ध्यान में रखो, क्योंकि एज अ अकाउंटेंट आपको ये ध्यान रखना है, आपके कंपनी में जो ऐसे एम्प्लॉई है जिनकी सैलरी बहुत ज़्यादा है, 10 लाख 12 लाख, तो उनका टीडीएस कौन कट कट करने वाला है? आप लोग कट करने वाले हो, राइट? इसलिए ये आपको मालूम होना चाहिए। सो दिस इज द टीडीएस। तो टीडीएस में हमने देखा टीडीएस होता क्या है, इनकम टैक्स, टीडीएस के डिडक्शंस क्या होते हैं, टीडीएस के सेक्शंस क्या होते हैं, और डिपेंडिंग ऑन दैट सेक्शंस आपको टीडीएस कट करना है।